रात पूरे अपार्टमेंट में गहरा सन्नाटा पसरा रहा। कोई नहीं चाहता था कि अगली सुबह हो, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि इस बार कौन सी नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। लेकिन रात किसी के लिए नहीं रुकती। आखिरकार सुबह हो ही गई। तभी ली ने ह्योनसू को अपने पास बुलाया और बिना बातों को घुमाए सीधे उससे कहा, तुम्हें अब हमारे लिए बहुत सारे खतरनाक काम करने पड़ेंगे। मना करने का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। क्या करना है मुझे? ली ने बताया कि उसे ऊपर वाली मंजिल पर जाकर हान अंकल को सुरक्षित नीचे लाना होगा, क्योंकि मेन गेट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्हें हान अंकल की जरूरत है। जल्दी ही यह बात सेंग के कानों तक भी पहुंच गई। वो बिना सोचे ह्योनसू के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद दोनों सीढ़ियों के रास्ते ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वे मुश्किल से 2 मंजिल ही चढ़ पाए थे कि अचानक एक मॉन्स्टर ने सेंग को पीछे से पकड़ लिया और घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा। ह्योनसू उसे बचाने के लिए तुरंत दौड़ पड़ा, लेकिन तभी एक जोरदार हवा के झटके ने उसे भी जमीन पर पटक दिया। जब धूल का गुब्बार छटा तो सामने बेहद तेज रफ्तार वाला मॉन्स्टर खड़ा था। वह ह्योनसू पर हमला करने ही वाला था कि अचानक उसकी पीठ में एक तीर आकर लगा। अगले ही पल मॉन्स्टर वहां से गायब हो गया। तभी ह्योनसू की नजर कॉरिडोर में खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसी ने सही वक्त पर तीर चलाकर ह्योनसू को बचा लिया था। ह्योनसू ने फौरन बगल में पड़े सेंग की तरफ देखा। खुशकिस्मती से वह सिर्फ बेहोश था। इसके बाद ह्योनसू और वह लड़की सेंग को उठाकर पास के एक कमरे में ले गए, जहाँ लड़की के डैड पहले से मौजूद थे। कुछ देर आराम करने के बाद आखिरकार सेंग को भी होश आ गया, लेकिन होश में आते ही वो बिना कुछ बोले चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। तभी दोनों बाप बेटी को पता चला कि ह्योनसू ऊपर वाली मंजिल से हान अंकल को लेने आया है, इसलिए उन्होंने भी उसके साथ चलने का फैसला कर लिया। जल्द ही तीनों एक दूसरे की मदद से हान अंकल तक पहुंच गए। इसके बाद सभी लोग सुरक्षित पहली मंजिल पर वापस लौट आए, लेकिन उन्हें राहत की सांस लेने का मौका भी नहीं मिला कि तभी अचानक लॉबी में घने बालों से ढका एक भयानक मॉन्स्टर दिखाई दिया। उसे देखते ही वहाँ अफरा तफरी मच गई, लेकिन तभी एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। मॉन्स्टर को देखते ही वह उसे पहचान गई। दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति था। यानी वह मतलबी बुढ़ा अंकल अब पूरी तरह मॉन्स्टर बन चुका था। जिंदगी भर उसने अपने पति की मार और जुल्म सहे थे, लेकिन आज उसके अंदर का दबा हुआ सालों का दर्द और गुस्सा फूट पड़ा। उसे लगा कि बदला लेने का यही सही मौका है। उसने हिम्मत जुटाई और हाथ में पकड़े हथौड़े से अपने ही पति पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिया। हर वार में सालों का दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। आखिरकार उसने अपने ही हाथों से अपने पति का अंत कर दिया। रात होते ही हान अंकल मेन गेट को मजबूत करने में जुट गए। उधर ली ने हालात का पता लगाने के लिए ह्योनसू को बेसमेंट पार्किंग में भेज दिया, जबकि वो खुद कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों से उस पर नजर रखने लगा। शुरुआत में सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन तभी अचानक एक विशाल मकड़ी के जाल ने ह्योनसू को जकड़ लिया। पलक झपकते ही जाल ने उसे हवा में लटका दिया। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर जाल में लिपट गया। तभी अचानक उसके ऊपर हरे रंग का चिपचिपा लिक्विड फैलने लगा। उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। इसलिए ली और बाकी लोग बिना देर किए उसे बचाने के लिए पार्किंग एरिया में पहुंच गए, लेकिन वहां चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि माहौल और भी डरावना लगने लगा। तभी टॉर्च की रोशनी एक मॉन्स्टर पर पड़ी। ये वही तेज रफ्तार मॉन्स्टर था जिसने पहले सेंग पर हमला किया था। उस वक्त वह गहरी नींद में सोया हुआ था, इसलिए किसी ने भी उसे जगाने की गलती नहीं की। सभी लोग दबे पांव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आखिरकार वे ह्योनसू तक पहुंच गए, लेकिन तब तक उसका शरीर लिक्विड को पूरी तरह सोख चुका था। उधर कंट्रोल रूम में मौजूद हान अंकल को अचानक ऊपर से कुछ हलचल की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बिना देर किए अपना हथियार उठाया और छत की तरफ निशाना साधकर तैयार हो गए। उन्हें लगा कि हमला छत से होगा, लेकिन मॉन्स्टर उल्टा कॉरिडोर से रेंगता हुआ बाहर निकल आया। वह एक विशाल मकड़ी जैसा 4 पैरों वाला मॉन्स्टर था। बाहर निकलते ही वह एक छोटी लड़की के पीछे पड़ गया। ये देखकर हान अंकल ने फौरन अपनी व्हील चेयर मोड़ी और उसकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही मॉन्स्टर लड़की तक पहुंचने वाला था, तभी हान अंकल ने सीधे उस पर बंदूक तान दी। उधर बेहोश ह्योनसू को लेकर सब लोग लौट ही रहे थे कि अचानक जीसू के पेट में तेज दर्द उठा और उसके हाथ से लोहे का पाइप छूटकर सीधे जमीन पर जा गिरा। अचानक तेज आवाज चोरों तरफ फैल गई। अगले ही पल एक मॉन्स्टर ने बिजली की रफ्तार से हमला कर दिया। जैसे ही वह दोबारा हमला करने बढ़ा, ली ने फौरन अपना क्रॉसबो चलाया। तीर सीधा मॉन्स्टर को जाकर लगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तीर लगने के बाद भी उस मॉन्स्टर पर जरा सा भी असर नहीं हुआ और बिना रुके आगे बढ़ता रहा। तभी ली और हियोन तुरंत कार के नीचे जा छिपे। दोनों इतने डरे हुए थे कि उनकी सांसें तक थम चुकी थी। मॉन्स्टर की डरावनी टांगें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर सिर्फ दौड़ने के लिए बना हो। तभी ली ने चुपके से कार की चाबी निकाली और रिमोट का बटन दबा दिया। बीप सुनते ही मॉन्स्टर का ध्यान कारों की तरफ चला गया। मौका मिलते ही सेंग और जीसू बेहोश ह्योनसू को लेकर वहां से भागने लगे, लेकिन अगले ही पल पास खड़ी दूसरी कार का अलार्म भी बज उठा। आवाज सुनते ही मॉन्स्टर सीधे उनकी तरफ दौड़ पड़ा। वह हमला करने ही वाला था कि तभी
दरअसल हियोन और ली गाड़ी लेकर सही समय पर वहां पहुंच गए थे। सभी लोग फौरन गाड़ी में सवार हो गए। इसके बाद ली ने पूरी रफ्तार से गाड़ी पार्किंग एरिया से बाहर दौड़ा दी, लेकिन इंजन की आवाज सुनकर आसपास छिपे सभी मॉन्स्टर्स जाग गए। कुछ ही पल में वे चारों तरफ से गाड़ी पर टूट पड़े, लेकिन ली बिना रुके गाड़ी दौड़ाता रहा। तभी एक मॉन्स्टर सीधे विंडशील्ड पर चढ़ गया। उसकी वजह से सामने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। अगले ही पल गाड़ी जोरदार टक्कर के साथ एक रेत के ढेर से जा टकराई। वे